हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नए वीडियो में। ठीक है, जो कि हमारा है लेक्चर नंबर 15। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बच्चों ऑलरेडी और टेंथ में पढ़ के आए हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, मॉडर्न कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूजिंग SPDF ऑर्बिटल्स। ठीक है, उन ऑर्बिटल्स हम लोग इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिल करते हैं। ठीक, उनका ऑर्डर क्या होता है, किस ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, किस ऑर्बिटल में बाद में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। क्लियर। अब जब भी हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उस काम करने के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वो 3 रूल्स के ऊपर बेस्ड है। सबसे पहला है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। सबसे पहला रूल है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें अगर आप इसका ऑफ बाउ मतलब एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है बिल्डिंग अप। ठीक है, बिल्डिंग अप मतलब जैसे मान लीजिए आप घर बनाते हैं तो घर में आप पहले नींव बनाते हैं, फिर उसके ऊपर आप जैसे जैसे ऊपर जाते चले जाते हैं। लेकिन कहीं पर भी आप ऐसा कर लेते हैं जहाँ पे ऊपर से नीचे बनता हो। ठीक है, तो वैसे जब हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन भी हम लोग सबसे पहले उस ऑर्बिटल में भरते हैं जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक है, फिर अकॉर्डिंगली हम लोग ऊपर जाते चले जाते हैं। जैसे नीचे वाला ऑर्बिटल भर गया कम एनर्जी वाला, फिर उसके बाद हायर एनर्जी वाला ऑर्बिटल भरते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर एंड सो ऑन। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ रूल इलेक्ट्रॉन्स are filled in increasing order of energy, i.e. electrons are first filled in those orbitals which have low energy। ठीक है, हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में भरेंगे जिसमें की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। लेकिन अब आप बोलेंगे सर आपने ऑर्बिटल्स की एनर्जी के बारे में कुछ बताया ही नहीं, आपने नहीं बताया है कि ऑर्बिटल कौन सा ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है, कौन सा ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो हम लोग पता करते हैं n+l रूल से। कैसे पता करते हैं? n+l रूल से। किसी भी ऑर्बिटल के लिए अगर आपको n और l की वैल्यू पता हो तो उनको जोड़कर हम लोग अलग अलग ऑर्बिटल्स में उनके एनर्जी का ऑर्डर हम लोग पता कर सकते हैं। क्लियर। अगर ऑर्बिटल सेम सबशेल के हैं तो तब उनकी एनर्जी बराबर होती है। लेकिन अगर वो डिफरेंट सबशेल्स के हैं तब उनके लिए डिफरेंट सबशेल होगा तो L की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, N की वैल्यू सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। लेकिन अगर N और L में से कोई भी अगर चेंज हो गया तो आपका जो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल है वो क्या होगा, बदल जाएगा। लेकिन अगर N की भी वैल्यू सेम है और L की वैल्यू भी सेम है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम सबशेल से बिलोंग करते हैं, और उस केस में उन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। क्लियर। तो अब कैसे निकालते हैं n+l? हम लोग लास्ट क्लास में इस पे क्वेश्चन किए थे कि n+l किसी भी ऑर्बिटल का हम लोग किसी भी सबशेल का हम लोग कैसे निकालते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि आपका 2s है। ठीक है, आपका सबशेल है 2s, तो उसके लिए n की वैल्यू 2 होगी, l की वैल्यू 0 होगी, और 2 + 0 कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका लिखा भी हुआ है कि 1s के लिए अगर आप निकालेंगे तो 1 + 0 1, 2s के लिए निकालेंगे तो 2 + 0 2। ठीक है, उसी तरीके से 2p का आप निकालेंगे 2 + 1 3, 4s के लिए निकालेंगे तो 4 + 0 4, 3d के लिए निकालेंगे तो 3 + 2 5। ठीक, तो अब n+l रूल का हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं फॉर अरेंजिंग द सबशेल्स या ऑर्बिटल्स ऑन देयर ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ रूल हैं, n+l रूल के पार्ट है सब। सबसे पहला रूल तो यही है कि इफ 2 ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ n+l देन इलेक्ट्रॉन्स आर filled फर्स्ट इन दैट ऑर्बिटल हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ n+l। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी ऑर्बिटल के लिए n+l की वैल्यू क्या आ रही है, कम आ रही है, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है आपका पहले भरा जाएगा। ठीक,
तो उसी उसी के बेसिस पे देखिए कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि 1s के लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। 2s के लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। यानी कि 1s की जो एनर्जी होगी वो 2s से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अगर आप 2s और 2p का कंपेयर करना चाहते हैं, 2s का क्या हो जाएगा, 2 प्लस 0 कितना आ रहा है, 2। 2p का करेंगे तो 2 प्लस 1 3। तो 2s की एनर्जी जो होगी वो 2p से क्या होगी, कम होगी। ठीक है, 4s का अगर आप देखें, 4s का तो 4 प्लस 0 4, 3d का 3 प्लस 2 5, तो 4 कम किसका है, 4s का। तो 4s की जो एनर्जी होगी वो 3d से कम होगी। क्लियर। लेकिन अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम हो गई, ठीक है, इफ n प्लस एल इज सेम, इफ n प्लस एल इज सेम फॉर टू ऑर्बिटल्स देन ऑर्बिटल विथ लो वैल्यू ऑफ n, ठीक है, डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा, n होगा। ठीक है, ऑर्बिटल विथ लो वैल्यू ऑफ n विल बी filled first because it will be closer to न्यूक्लियस ना। हम लोग पढ़े थे कि अगर n की वैल्यू कम होगी तो ऑर्बिटल का जो साइज होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, छोटा होगा यानी कि जो उसमें इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के नजदीक होंगे। ठीक, तो जो न्यूक्लियस के नजदीक होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको सपोज करिए 2p है ना, तो 2p के लिए 2p में अगर आप क्या करें, एनर्जी n प्लस एल निकालिए तो 2 प्लस 1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। 3s के लिए निकालेंगे तो 3 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो दोनों के लिए सेम हो गया, लेकिन n की वैल्यू किसमें कम है, 2p की, तो एनर्जी ऑफ 2p क्या होगा, 3s से कम होगा। क्लियर। 4p के लिए और 3d के लिए करना है तो 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5। 3d के लिए 3 प्लस 2 5। ठीक, तो यहाँ पे जो और 5s भी है, 5s के लिए भी 5 प्लस 0 5, तीनों के लिए 5 5 5 आ रहा है। लेकिन सबसे कम n की वैल्यू किसकी है, सबसे कम n की वैल्यू किसकी है, 3d की। ठीक है, तो 3d की एनर्जी सबसे कम होगी, फिर 4p की, फिर 5s। ये आपका एनर्जी का ऑर्डर आएगा। क्लियर, गुड। अब इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए हमने एक एनर्जी का ऑर्डर बना लिया है पहले से, जिसको आपको याद करना है। ठीक है, अब उस एनर्जी ऑर्डर को समझने के लिए एक चार्ट, एक डायग्राम बनाया गया है जिसको आप समझ सकते हैं। जैसे ये है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब इसको आप ध्यान से देखिए। वैसे तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ठीक है, कि 1s की एनर्जी सबसे कम होगी, 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5d, फिर 6s, सॉरी 3d के बाद 4p, फिर 5s। ठीक है, 5s के बाद 4d, फिर 5p, फिर 6s, फिर 4f, देन 5p के बाद 6s, हाँ ठीक है, 4f, देन 5d, देन 6p। ठीक है, उसके बाद है आपका 7s, 5f, 6d, 7p। ठीक है, तो आज तक हमको 7p तक की जरूरत पड़ी। क्लियर। तो अब ये ऑर्डर जो है या तो आप ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है, 1s, फिर 2s, फिर आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं n प्लस एल रूल से। ठीक है, तो इसमें यहाँ तक तो सब कुछ ठीक चलता है, यहाँ था 3p तक सब ठीक चलता है, अकॉर्डिंग टू जो आप सोच रहे हैं वैसे हो रहा होता है। उसके आगे से गड़बड़ होना चालू हो जाता है। जैसे आप 3p के बाद जनरली सोचते हैं 3d को, लेकिन एक्चुअली 4s का जो एनर्जी होता है वो 3d से कम होता है। क्यों? क्योंकि 4s के लिए जो आपका n प्लस एल आता है वो 4 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। लेकिन 3d के लिए निकालेंगे तो 3 प्लस 2 कितना आएगा आपका, 5 आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए 3d का जो एनर्जी है वो ज्यादा होता है किससे, 4s से। और यही एबनॉर्मेलिटी जो है फिर पूरा आगे चलती रहती है।
ठीक है। तो या तो आप इसको ऐसे याद करिए, या आपके पास एक दूसरा तरीका है इस तरीके से। कैसे? ये देखिए मैंने सीधा एनसीईआरटी से उठाया है इसको। तो इसमें क्या है कि आप सभी को लिख लीजिए, n इक्वल टू 1 लिख लीजिए, n इक्वल टू 2 लिख लीजिए, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7। ठीक है। तो 1 में कौन कौन से सबशेल है? 1 में 1s होता है, बस एक ही सबशेल होता है। ठीक है। 2 में 2s और 2p होता है। ठीक है। 3 में 3s 3p और 3d होता है। 4 में 4s 4p 4d और 4f होता है। 5 में आगे भी होता है, 5g भी होता है, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ 5f तक यूज किया है। 5f 5p 5d और 5f। 6 में 6s 6p 6d और 6f भी होता है, लेकिन अभी तक यूज नहीं पड़ा है उसका। और 7 में 7s 7p। क्लियर? तो अब यहां से अगर आप चलना शुरू करिए, क्रॉस लाइन खींच दीजिए। ठीक है, ऐसे क्रॉस लाइन इस तरीके से, ऐसे। ठीक है। तो जो लाइन में आपके पढ़ेंगे वैसा ही ऑर्डर आएगा। क्लियर? इस तरीके से आप लाइन खींच दीजिए। और खींचने के बाद आप देखिए सबसे पहले कौन आ रहा है आपका? 1s। सबसे पहले कौन आ रहा है? 1s। 1s के बाद कौन आ रहा है? 2s। 2s के बाद 2p और 3s। 3s के बाद 3p और 4s, फिर 3d और 4p 5s, देन 4d 5p और 6s, फिर 4f 5d और 6p, फिर 7s 7s के बाद 5f 6d और 7p। तो यही ऑर्डर मैंने नीचे भी लिख रखा है ना, 7s के बाद 5f 6d और 7p। ठीक है। तो आप या तो इस चार्ट के थ्रू याद कर लीजिए, चाहे आप इसके थ्रू याद कर लिए, आपकी मर्जी, लेकिन याद करना आपको कंपलसरी है। ठीक है। बिना इसको याद किए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। क्लियर? दूसरा रूल है हमारा हुंड्स रूल। दूसरा रूल है हमारा हुंड्स रूल। इसमें क्या कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबशेल will not take place until each orbital filled with one electron। ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास कोई p ऑर्बिटल है, सॉरी p सबशेल है। p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है। तो अब मान लीजिए इसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरने का एक ये तरीका हो सकता है। ठीक है। दूसरा तरीका आपका ये हो सकता है, दोनों मतलब दोनों को या तो अलग अलग ऑर्बिटल में भरा जाए या तो सेम ऑर्बिटल में भरा जाए। तो हुंड्स रूल ये बोलता है कि आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं करा सकते हैं जब तक सबशेल के हर ऑर्बिटल में, एक एक इलेक्ट्रॉन न भर दिया जाए। क्लियर? मतलब सही तरीका कौन सा है? सही तरीका ये है, ये तरीका क्या है? गलत है। क्लियर? वेरी गुड। ठीक है। तो आप पेयरिंग कब कर सकते हैं? ठीक है। आप एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन कब भरना शुरू कर सकते हैं? जब जैसे मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन आपको भरने हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे सब में। ठीक है। और इस तरीके से भरेंगे कि सबका स्पिन क्या हो? सेम हो। स्पिन सेम होने का मतलब सेम डायरेक्शन में हो। ठीक। जब 3 भर लेंगे, जब चौथा भरना होगा तो हम लोग उसको पहले में वापस भरेंगे, वो भी उल्टे डायरेक्शन में, उल्टे स्पिन के साथ। 5वां भरना होगा तो 5वां हम लोग फिर अगले ऑर्बिटल में भरेंगे। ठीक है। 6वां भरना होगा तो इस तरीके से, मतलब पहले 3 भरेंगे, उसके बाद चौथे के लिए हम लोग पहले की पेयरिंग कराएंगे, 5वें के लिए फिर हम लोग दूसरे की पेयरिंग कराएंगे, और 6वें के लिए हम लोग तीसरे की पेयरिंग कराएंगे। उसी तरीके से अगर आपके पास मान लीजिए कि डी ऑर्बिटल है, ठीक है, डी ऑर्बिटल, ठीक है, तो डी सबशेल है, तो डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो 5 ऑर्बिटल में मान लीजिए आपको 1 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1 पहले में भरेंगे। ऐसा नहीं कि हमेशा पहले में भरेंगे, आप कहीं भी मतलब 5 में से किसी में भर सकते हैं, लेकिन किसी एक में भरेंगे। दूसरा भरना होगा तो फिर हम लोग दूसरे ऑर्बिटल में जाएंगे, सेम ऑर्बिटल में नहीं भरेंगे। तीसरा भरना होगा तो तीसरे में, चौथा भरना होगा चौथे में, 5वां भरना होगा तो 5वें में। जब उसकी 6वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो 6वें इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिर पहले में भरेंगे, ऐसे उसकी पेयरिंग करेंगे। 7वें को इस तरीके से, फिर 8वां, फिर 9वां, फिर 10वां, ऐसा। क्लियर? नेक्स्ट है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये बोलता है कि आपका एक एटम में, किसी एक एटम में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉन के सारे एटॉमिक सारे क्वांटम नंबर बराबर सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल no two electron in any atom can have same set of all four quantum numbers। अब इसको मैं प्रूफ कर सकता हूं, कैसे? मान लीजिए ये मेरा 3D ऑर्बिटल, ये मेरा क्या है 3D ऑर्बिटल, तो इस ऑर्बिटल सॉरी 3D सबशेल है, तो इस 3D सबशेल की ये मान लो पहला वाला ऑर्बिटल ले लेता हूं मैं, इस 3D सबशेल में मैं ये पहला वाला ऑर्बिटल ले लेता हूं, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, L की वैल्यू ना D के लिए आपकी 2 होती है, M की वैल्यू मान लेते हैं इसके लिए कितनी -1 में से कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब जब S की वैल्यू लिखने आएंगे तो एक के लिए आपका +½ आएगा और दूसरे के लिए क्या आएगा -½ आएगा। ठीक है, मतलब आपके 3 क्वांटम नंबर सेम हो भी गए तो स्पिन तक बात जाते जाते आपका क्या होगा, स्पिन क्वांटम नंबर तो कम से कम उनका डिफरेंट होगा ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए आप किसी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भरेंगे तो आपको वहां पे क्या करना होगा, उनका स्पिन सेम करना होगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो जाएंगे जिनका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा सेम होगा, यानी कि उनके चारों क्वांटम नंबर क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये इसको मतलब एक दूसरे लहजे में इसको ऐसे ही बोला सकता है कि एक एटम में किसी एक एटम के एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भरे जा सकते हैं। और ये बात कहां से निकल के आई है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये बात कहां से निकल के आई है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से। ठीक है, तो ये 3 रूल हैं जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, किन्हीं एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक, अब कुछ एटम्स का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके चेक करते हैं। मान लीजिए अब जैसे पहला एटम है हाइड्रोजन का, हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो एक पहला इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन ऑब्वियस सी बात है कहां भरा जाएगा, उस ऑर्बिटल में जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और सबसे कम एनर्जी किस ऑर्बिटल की होगी, जो जिसके लिए n+l की वैल्यू क्या होगी सबसे कम होगी, ऐसा कौन था 1s। ठीक है, और s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो वहां पे हम लोग एक ही ऑर्बिटल बनाएंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ फिल कर देंगे। ठीक, और इसको अब क्योंकि बार बार डब्बा बना के हम लोग नहीं लिखते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इस तरीके से 1s1। 1s1 का मतलब क्या है कि पहले शेल के s सबशेल में मात्र कितने इलेक्ट्रॉन है 1। ठीक है, पहले शेल के s सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन भरने आएंगे हम लोग ना, हीलियम के लिए मान लीजिए एटॉमिक नंबर 2 है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जाएगा, पहले शेल के s सबशेल के जो इकलौता ऑर्बिटल है उसमें। क्यों, क्योंकि अभी उसमें एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ भर दिया, एक इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का +½ एक इलेक्ट्रॉन का -½ यहाँ पे देखिए उनके लिए क्वांटम नंबर लिख रखा है जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, लिथियम के लिए आप करेंगे तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन, और पहले शेल के s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने भरे जा सकते हैं 2 भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो 2 भरने के बाद आपको एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगी, जगह बच जाएगी, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को अब कहां जाना पड़ेगा आपको, हायर ऑर्बिटल में। ठीक है, हायर सबशेल में, तो ये आपका क्या आ गया 1s2 और 2s1, मतलब पहले 1s में भरा गया इलेक्ट्रॉन, फिर आपका इलेक्ट्रॉन कहां भरा गया 2s में, पहले 1s में फिर 2s में। ठीक है, 4 के लिए मान लीजिए आपको करना है 1s2 2s1, 4 के लिए आपको करना है तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो किसमें भरे जाएंगे 1s में। ठीक है, अगले 2 इलेक्ट्रॉन किसमें भरे जाएंगे 2s में, इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2। ठीक, 5 इलेक्ट्रॉन, अब बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन फिर से पहला 1s में, दूसरा 2s में, फिर आपका किसमें चला जाएगा 2p सबशेल में, तो 2p सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं 3, तो आप पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 2 इलेक्ट्रॉन, अब एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आया 1। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे 1s2 2s2 2p1 ऐसे। ठीक,
आगे देखते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 1s है, 2s, फिर आपके पास क्या है 2p। तो 2p में आप 2 इलेक्ट्रॉन बच गए ना, 2 इलेक्ट्रॉन। अब सेम शेल सेम, अगर एक ही सबशेल में एक से ज्यादा ऑर्बिटल है तो पहले सब में हम लोग एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे अकॉर्डिंग टू कुंड्स रूल, ठीक, हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। 7 में 7 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में 2 भर दिए, दूसरे में 2 भर दिए, तीसरे में एक भर दिया, ठीक है, 1s2 2s2 2p3 ऐसा, ठीक। अगले में 8 है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2, 1s में 2, 2s में 2, ठीक है। अब कितने बच गए आपके पास 4, पहले एक एक भरा, फिर हम लोग क्या किए, पहले में पेयरिंग करा दी, तो ये क्या हो जाएगा 2p4, ठीक है। आगे देखते हैं 9 के लिए, तो 9 में क्या होगा, 9 में भी 1s 2s और 2p, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 1s में 2, 2s में 2, 2p में पहले एक एक भरा, अब कितने बचे 2, तो 2 में फिर पहले पेयरिंग करा देती, हो जाएगा 2p5, ठीक है। 10 में देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 1s 2s और 2p, तो पहले में 2 हो गए, दूसरे में 2, अब कितने बचे 6, तो p में तो 6 भरा ही जा सकता है, पहले एक एक भरा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर इसको हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, ठीक। तो एक तरीका तो ये है आपको इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने का, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का। लेकिन देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो उसको छोटा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। कैसे, देखिए, जैसे हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 है, अब इसके आगे जो भी आ रहा है सब में कम से कम 1s2 तो आ ही रहा है, ठीक है, आगे वाला बस वेरी कर रहा है ना, कम से कम 1s2 तो आ ही रहा है। तो हम लोग जो 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लोग सिंपली क्या लिख देते हैं, हीलियम, उसको छोड़ के जो बच गया उसको मैं ऐसे लिख दूंगा हीलियम 2s1, ठीक है। उसके आगे देखिए, उसके आगे देखते हैं, बेरिलियम का क्या है 1s2 2s2, तो इसको मैं लिख सकता हूं हीलियम 2s2, ठीक है। यहां पे क्या है आपका 1s2 2s2 2p1, तो इसको मैं लिख दूंगा हीलियम, हीलियम, फिर आपका क्या हो जाएगा ये 2s2 2p1, उसी तरीके से हीलियम 2s2 2p2, हीलियम 2s2 2p3, हीलियम 2s2 2p4, ठीक है, हीलियम 2s2 2p5, ठीक है, हीलियम 2s2 2p6, ठीक। अब जब अगला एलिमेंट आएगा सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो अभी 11 के लिए फिर से अब 2p तो भर चुका है, तो अब अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 3s में, ठीक है, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 3s में, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है तो हम लोग यहाँ एक लिखाएंगे, तो इसको आप या तो ऐसे लिखिए या आप अब यहां से देखिए, अब ये वाला जो पार्ट है वो बार बार रिपीट होगा, तो इसको मैं लिख देता हूं नियॉन, नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और 3s1, ठीक है। मैग्नीशियम का 12 है, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, इसका 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। तो लिखते हैं इनका, ये हो जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है, क्या लिख सकता हूं नियॉन 3s2, ठीक है। आगे देखिए ये क्या है 1s2 2s2 2p6, अब sp 3s भी भर गया, अब अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 3p में, तो जाएगा 3p1, या इसको मैं लिख सकता हूं नियॉन 3s2 3p1, ठीक है। आगे देखिए
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है, या सॉरी 3p1 तो पहले ही हो गया था, अब यहाँ क्या होगा 3p2, ये हो जाएगा नियॉन 3s2 3p2। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1s2 15 है ना, तो 2s2 2p6 3s2 3p3, इसको मैं लिख सकता हूँ नियॉन 3s2 3p3। ठीक है, अब उसी तरह मान लीजिए मुझे आर्गन का लिखना है, आर्गन का 18 है, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। अब देखिए यहाँ कितने हो गए, 2 2 4 10 12, कितने बचे 6, तो 6 के 6 किसमें आ सकते हैं, आर्गन में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नियॉन 3s2 3p6। अब आर्गन भी नोबल गैस है। ठीक है, यानी कि जो आगे के एलिमेंट होंगे वो किसको फॉलो करेंगे, आर्गन को फॉलो करेंगे। तो 3p के बाद आपका क्या आता है 4s आता है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब चौथा अगला इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा 4s में, या इसको मैं लिख सकता हूँ क्या आर्गन 4s। देखिए कितना आसान है। क्लियर, आगे देखिए कैल्शियम का 20 है, तो इसका क्या हो जाएगा आर्गन 4s। ठीक है, स्कैंडियम का 21 है और 4s भर चुका है। 4s के बाद अगला ऑर्बिटल कौन सा है, देखिए ऊपर जाके 4s के बाद अगला ऑर्बिटल कौन सा है, 4s के बाद अगला ऑर्बिटल कौन सा है 3d। ठीक है, तो 3d में भरते हैं, क्या हो जाएगा ये आर्गन 4s2 3d1 ऐसे। ठीक है, इसमें आर्गन 4s2 3d2। ठीक है, टाइटेनियम का क्या हो जाएगा आर्गन 4s2 3d3। क्रोमियम का क्या हो जाएगा आर्गन 4s2 3d4। ये होना चाहिए था लेकिन ये गलत है। ठीक है, अब इसमें क्या गलत है मैं भी थोड़ी देर पे आऊंगा। ठीक है, मैंगनीज में क्या होता है आर्गन 4s2 3d5। आयरन का आर्गन 4s2 3d6। कोबाल्ट का आर्गन 4s2 3d7, फिर RS 4s2 3d8। कॉपर का क्या होना चाहिए था आर्गन 4s2 3d9। ये होना चाहिए था लेकिन ये गलत है। ठीक है, जिंक का आर्गन 4s2 3d10। ठीक है, तो दो यहां पर मैंने ऐसे बताए जो कि रूल में सेट नहीं हो रहा है, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है ये 24। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए था 4s2 3d4, लेकिन जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो आता है आपका 4s1 3d5। क्या आता है 4s1 3d5। ठीक है, कॉपर का क्या होता है, कॉपर का होता है 3d9 होना चाहिए था लेकिन ये होता है 4s1 3d10। 4s1 3d10। अब ऐसा क्यों है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल का। ठीक है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड सबशेल का। ठीक है, अब ये ऐसा ये उन्हीं सबशेल्स में लगता है जहां पे एक से ज्यादा ऑर्बिटल मौजूद हो, जैसे p ऑर्बिटल d ऑर्बिटल ऐसे। क्लियर, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए d अगर आप सिंपल d4 रखते, अगर आप d में 4 ही इलेक्ट्रॉन भरते, तब आपके पास हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते, एक ना, मतलब 4 ही और ऐसे ऑर्बिटल होते जिसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा होता। लेकिन अगर आप 4s में से एक इलेक्ट्रॉन 3d में ले आए तब क्या होगा, 5 ऐसे ऑर्बिटल होंगे जो कि मतलब जो हमारा d सबशेल होगा बेसिकली वो हाफ फील्ड हो जाएगा। मतलब d सबशेल के हर एक ऑर्बिटल में क्या होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, उसी तरीके से अगर आप कॉपर में 3d9 करेंगे और 3d9 करेंगे तो पांचों जो ऑर्बिटल होंगे d सबशेल के वो पांचों कंप्लीटली फील्ड नहीं होंगे। लेकिन अगर आप एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में ले आते हैं
तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते ही वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड का, कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड सबशेल्स जो होती हैं उनकी स्टेबिलिटी रिलेटिवली ज़्यादा होती है। ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू देयर नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो वही हाई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने के लिए वो क्या करते हैं, 4s से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं किसमें, 3d में। ठीक है, और क्रोमियम के केस में वो 4s, अच्छा 2 होना चाहिए था, 3d 4 होना चाहिए, लेकिन s से वो एक इलेक्ट्रॉन किसमें ले गए, d में होगा। ये सिर्फ s और d में ही हो सकता है, s और p में आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप 4 जैसे ऊपर था यहाँ पे आप बोलेंगे सर यहाँ पे 3s2 3p2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप p में भेज देंगे तो सुपर p क्या होगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि s और p में एनर्जी का गैप ज़्यादा होता है, वहाँ से वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग s और d में ये पॉसिबल होता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का गैप कम होता है, इलेक्ट्रॉन को हायर उसमें प्रमोट करके हम लोग एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। क्लियर? तो अब ये स्टेबिलिटी होती क्यों है? ठीक है, तो ये मैंने सीधा एनसीईआरटी से उठाया है। सबसे पहला है जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल एक्सेप्शनली स्टेबल क्यों होते हैं, सबसे पहली चीज है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो डी ऑर्बिटल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, देखिए हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, तो उसका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, उसी तरह अगर फुल फील्ड होगा तब भी 5 भरे होंगे। ठीक है, दूसरा होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सचेंज एनर्जी। क्या होता है? एक्सचेंज एनर्जी। ठीक, अब जैसे सपोज करिए अभी आप क्या है कि अभी तो आप अपने घर पे रहते हैं, और लेकिन जब आप हॉस्टल में जाएंगे, ठीक, या अपने घर में ही मान लीजिए हैं, और आपके घर में 5 रूम है। ठीक, मान लीजिए एक रूम में आप रहते हैं, एक रूम में आपकी बहन रहती है, एक रूम में दूसरा भाई रहता है, तो आप हमेशा क्यूरियस रहेंगे कि यार मेरे रूम से मैं कुछ दिन के लिए उस रूम में चला जाता, वो मतलब यार 5 बेड भी है मान लीजिए, तो आप कभी इस बेड पे हैं, कभी उस बेड पे हैं, कभी उस बेड पे हैं, आप लगातार अपने आप को क्या करते हैं, बेड अपना चेंज करते रहते हैं। उससे आपको एक अलग ही एनर्जी मिलती है, आपको एक अलग ही स्टेबिलिटी मिलता है, आपको अलग ही खुशी मिलती है। वैसे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपना ऑर्बिटल क्या करते हैं, सेम सब सेल के अंदर एक्सचेंज करते रहते हैं दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, तो जब वो दूसरे ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करते हैं तो उससे कुछ एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज एनर्जी। ठीक है, तो जितने ज्यादा आपके पास इलेक्ट्रॉन होंगे एक सबशेल के अंदर, एक्सचेंज उतना ही ज्यादा होगा। जैसे अगर आप एक हाफ फील्ड सबशेल की बात करें, तो पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है। 4 एक्सचेंज बाई इलेक्ट्रॉन 1, ठीक है, 3 एक्सचेंज बाई इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है, 2 एक्सचेंज बाई इलेक्ट्रॉन 3, 1 एक्सचेंज बाई इलेक्ट्रॉन 4। ठीक है, तो टोटल आपके पास 10 एक्सचेंज आ जाएंगे। ठीक ना, 4 3 7, 2 9 और 1 10। ठीक है, लेकिन अगर ये D4 होता तो D4 में आप उतना एक्सचेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो वहां पे उतनी एक्सचेंज एनर्जी नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द स्टेबलाइजिंग इफेक्ट अराइजेज whenever 2 or more electrons with the same spin are present in degenerate orbital of subshell. These electrons tend to exchange their positions and energy due to this exchange. Energy released due to this exchange is called exchange energy. ठीक है, the number of exchanges that can take place is maximum when the subshell is either half filled or completely filled. As a result, the exchange energy is maximum and so is the stability. ठीक है, तो ये रीजन है कि जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, उनकी एनर्जी कम होती है और उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। उस वजह से एटम की भी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हम लोग सभी लोग क्या करते हैं, हायर स्टेबिलिटी की तरफ भागते हैं। तो वैसे ही आपका एटम भी है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है राइट ऑल 4 क्वांटम नंबर्स फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम के लिए आपको 4 क्वांटम नंबर बताने हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसके लिए आप लिखिए 1s2
2s2 2p6 3s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया है 3s में, तो इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी 3, l की वैल्यू 0। ठीक है, अब s में एक ही ऑर्बिटल होता है और l इक्वल टू 0 के लिए n की बस एक ही वैल्यू हो सकती है, वो क्या हो सकती है 0 हो सकती है। ठीक है, अब एक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो प्लस हाफ भी हो सकता है और वो माइनस हाफ भी होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो s की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस हाफ कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये है। फिर है एक क्वेश्चन, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग s इक्वल टू प्लस हाफ इन एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 24, हैविंग एटॉमिक नंबर 24। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग s इक्वल टू प्लस हाफ इन एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 24। ठीक है, तो 24 किसका था क्रोमियम का था, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। अब ये भी हम लिखें। ठीक है, तो 1s में ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है और 3d5 में क्या है 5 इलेक्ट्रॉन है इस तरीके से। ठीक, तो अब देखिए 1s में एक इलेक्ट्रॉन का हाफ प्लस हाफ होगा, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन का प्लस हाफ होगा, इसमें तीनों में 1-1 तो होंगे, यहाँ पे भी तीनों में 1-1, इसमें 1 होगा, यहाँ पे तीनों में 1-1 होगा, और ये तो पांचों के पांचों क्या होंगे प्लस हाफ होंगे। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 और 6 कितने हो गए 15। मतलब 15 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनका स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा प्लस हाफ होगा। अगर ये माइनस हाफ पूछा जाता ना तब भी आप कितने बताते 15 ही बताते। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो आधा आधा भरे गए हैं, तो जरूरी थोड़ी है कि प्लस हाफ के, वो माइनस हाफ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर पूछा गया इसलिए मैंने 15 बताया। ठीक है, लेकिन अगर मिनिमम पूछा जाता तो मिनिमम मैं कितना बता सकता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन मिनिमम तो होंगे प्लस हाफ में। ठीक है, तो ये है आपका। अब यहाँ पे आपको पूछा है कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ। अब देखिए यहाँ पे ना एक और चीज मैं आपसे पूछ सकता हूँ, जैसे ऊपर वाले में मान लीजिए पूछ दिया जाए कि 24 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। ठीक है, तो देखिए नंबर ये शुरू वाले सारे पेयर्ड है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे बताइए 6 हो जाएंगे। इसका अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट पूछ लिया जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था √n × n+2। ये कितना हो जाएगा √6 × 6+2। ठीक है, मान लीजिए टोटल स्पिन पूछ लिया जाए तो टोटल स्पिन का ये फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो क्या हो जाएगा हाफ इंटू 6, ये कितना आ जाएगा 3। क्लियर? तो अब यही क्वेश्चन यही चीज यहाँ पे पूछी जा रही है, कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट फॉर Fe2+ एंड कोबाल्ट 3+ एंड क्रोमियम 3+। ठीक है, तो इनका अगर आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये नॉर्मल एटम तो है नहीं, ये तो क्या है आयंस है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा कि आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। ठीक, 26 के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। क्या लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ठीक है, ये आपका किसका आ गया आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब बहुत लोग गलती क्या करते हैं
कि जब दो इलेक्ट्रॉन निकालने होते हैं तो वो बोलते हैं सर 3D बाद में भरे हैं, 3D से निकालेंगे। यही तो चक्कर है, 3D से नहीं निकालते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब भी निकलता है वो वैलेंस शेल से निकलता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन is always removed from वैलेंस शेल। ठीक है, अब वैलेंस शेल क्या होता है? वैलेंस शेल वो होता है जिसके लिए n की वैल्यू क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अब n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4। ठीक है, और 4 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D से नहीं निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? 4s से निकलेंगे हमेशा। तो जब भी आप Fe2+ के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6। ये बात एकदम गांठ बांध लीजिए। ठीक है, कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हम लोग किससे निकालेंगे? वैलेंस शेल से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जिसके लिए n की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, इलेक्ट्रॉन वहीं से निकाला जाएगा। ठीक, और एक बार आपको 3d6 मिल गया, लास्ट में क्या भरा जा रहा है? मतलब इसके पहले वाले सब पूरे भरे हुए, 3p6 पूरा भरा है, 3s पूरा भरा है, 2p पूरा, सब पूरे भरे हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल सकता है आपको? 3D में। अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको 3D में मिल सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? 6 भर दिए, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मिले आपको? 4। डायरेक्ट करने की कोशिश मत करिएगा, पहले आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, फिर वहां पे आप नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करिएगा। ठीक है, डब्बा बना के लास्ट वाले का डब्बा बनाना, पता चल जाएगा इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहाँ 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? 4+, इस तरीके से। ठीक, वैसे ही आप कोबाल्ट का कर सकते हैं, वैसे आप क्या कर सकते हैं? कोबाल्ट का, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना था? ठीक है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27। ठीक, तो 27 के लिए अगर आप लिखेंगे तो आर्गन 4s2 3d7। ठीक है, तो जब भी आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन तो कहां से जाएंगे? 4s से। अगला इलेक्ट्रॉन जो जाएगा वो कहां से जाएगा? 3d से। तो कोबाल्ट 3+ का जो इलेक्ट्रॉन, ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट 3+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 3d6। तो फिर से ऊपर वाला केस बन गया। क्रोमियम का, क्रोमियम का तो अभी लिखे थे हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s1 3d5। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो पहला इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन 3d से जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? क्रोमियम 3+ का आर्गन 3d3। तो इसमें आप इसका अगर डब्बा बना के चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 5 से कम, मतलब 6 से, अगर मतलब 5 या 5 से कम इलेक्ट्रॉन है तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे डी में वो सारे के सारे क्या होंगे? अनपेड होंगे। तो यहाँ पे आपके पास अनपेड n की वैल्यू कितनी आ गई? 3। मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो क्या जाएगा? 3 × 3+2। क्लियर? ये आपके पास आ गया मैग्नेटिक मोमेंट। आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आ गया होगा। आप जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किए हैं आप उनको दोबारा प्रैक्टिस करिएगा, 30 तक, 35 तक, 36 तक। आप उनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके वेरीफाई करिएगा डिफरेंट सोर्सेज से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।